इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस के ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको प्लास्टिक एनालिसिस समझाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अजम्पशन आ जाती है। अजम्पशंस क्या क्या होंगी यहाँ पे? पहली अजम्पशन है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। मतलब इसका मतलब ये होगा, मतलब कि प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले भी प्लेन रह रही है, उसके बाद भी प्लेन रह रही है, बट इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि स्ट्रेन जो होगा वो हमेशा लीनियर रहेगा। इस तरीके की स्ट्रेन की वेरिएशन की डायग्राम होगी जो कि लीनियर रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये पहली हमारी अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन है लोड अप्लाइड इज सिमेट्रिकल टू द क्रॉस सेक्शन। लोड जो है वो इसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ताकि इससे ट्विस्टिंग मोमेंट बेंडिंग के साथ डेवलप ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड असम्पशन है इफेक्ट ऑफ एक्सियल एंड शियर फोर्स आर निग्लेक्टेड। एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स का इफेक्ट हमें निग्लेक्ट करना है, और यहाँ पे ये कंसिडर करके चलना है कि डिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग की वजह से आ रही है। ठीक है, ये थर्ड अजम्पशन है। फोर्थ अजम्पशन ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा उसको हमें एज्यूम करना है कि बाई लीनियर कर्व, इस तरीके का कर्व है ये। ठीक है, ये हमारा कर्व हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रेस होगी, यहाँ पे स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन यहाँ और स्ट्रेस यहाँ। तो इस तरीके का बाइलिनियर कर्व बनेगा ये। मतलब कि पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रही है, फिर भी स्ट्रेन आता जा रहा है। इस तरीके का एक ग्राफ है जो कि बाइलिनियर इसको बोला गया है। ठीक है, ये हमारा कर्व हो गया, ये एक आइडियलाइज्ड कर्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिक मोमेंट ऑफ अ सेक्शन के बारे में। अब हम यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस की बात करें तो प्लास्टिक मोमेंट के बारे में हमें समझना है। उससे पहले हम अपना जो हमारी सपोज ये एक बीम है जिसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दी हुई है, ये विड्थ है और ये डेप्थ है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेस वेरिएशन, स्ट्रेन वेरिएशन जो है वो कैसी होगी, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये लीनियर होगी। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेन वेरिएशन होगी जो कि लीनियर होगी, और ये लीनियर ही रहेगी तब तक जब तक कोलैप्स नहीं हो जाता। कोलैप्स लोड के टाइम पे भी ये लीनियर ही रह रही है। ठीक है, स्ट्रेन वेरिएशन हमेशा लीनियर रहेगी। अब स्ट्रेस वेरिएशन को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोड इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके बाद स्ट्रेस वेरिएशन में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे पहले हमारा स्ट्रेस वेरिएशन का ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा, फिर उसके बाद हमने लोड को इंक्रीज करा। जैसे लोड को इंक्रीज करा, हमारे जो स्ट्रेस वेरिएशन है अभी भी वो लीनियर है, लेकिन जो आउटर फाइबर है उसमें जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच चुकी है। लेकिन और हम लोड को इंक्रीज करेंगे, इसके बाद हम फिर से लोड को इंक्रीज करते हैं, लोड इज इंक्रीज फर्दर। अब क्या होगा, सिर्फ आउटर फाइबर जो है वो पहले यील्ड स्ट्रेस तक पहुंच गया था, अब और भी फाइबर्स जो होंगे ना, बाकी फाइबर्स, वो भी यील्ड स्ट्रेस पे पहुंचने लग जाएंगे। बाकी फाइबर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ एक फाइबर्स अभी भी स्ट्रेस्ड नहीं है। ठीक है, अब जो फाइबर्स हैं बाकी यहाँ पे स्टार्ट टू स्ट्रेस। अब हम और ज्यादा लोड को इंक्रीज करेंगे जब तक कोलैप्स जो है वो नहीं हो जाता, जब तक हमने लोड को इंक्रीज करते जाना है। अब जब कोलैप्स होगा ना, जिस पॉइंट पे कोलैप्स होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, हर एक जो फाइबर होगा, हर एक फाइबर जो होगा वो कंप्लीटली स्ट्रेस्ड होगा। सब पे यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा आ जाएगी, सिग्मा बाय यील्ड स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, हर एक जो फाइबर होगा उस पे ऑल फाइबर्स आर फुली स्ट्रेस्ड इस केस में। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रेस की वेरिएशन इस तरीके से होगी यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम पहले तो फ्लेक्सर फॉर्मूला जो हमने पहले से पढ़ा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, ये हमारा होता है फ्लेक्सर फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हमें मोमेंट मिल जाती है। सिग्मा इंटू ई आई अपॉन वाई मैक्स हो जाती है, ये हमारी जो हमारी मोमेंट होती है। मोमेंट ये कौन सी है, वर्किंग मोमेंट है। ये हमारी फ्लेक्सर फॉर्मूला से जो मोमेंट मिलती है वो वर्किंग मोमेंट होती है। अब यहाँ पे हमने आई अपॉन वाई मैक्स को जेड लिख दिया। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन मॉडुलस हो जाता है। तो ये सिग्मा इंटू सेक्शन मॉडुलस सिंपली हमारी वर्किंग मोमेंट हो जाती है, और सिग्मा यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस या फिर अलाउबल स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसके सिवा यील्ड मोमेंट क्या होती है, अब ये हमारी वर्किंग मोमेंट होगी। अब यील्ड मोमेंट क्या हो जाएगी, यील्ड मोमेंट पे जो स्ट्रेस थी ना, पहले अलाउबल या वर्किंग स्ट्रेस थी, अब यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस आ गई इनटू सेक्शन मॉडुलस, ये हमारी होगी यील्ड मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यील्ड मोमेंट होगी सिग्मा वाई इंटू जेड। फिर उसके बाद प्लास्टिक मोमेंट आ जाती है।
या फिर प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। अब प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारा इस तरीके का ग्राफ होगा जब कोलैप्स होगा, इस तरीके की डायग्राम बनेगी स्ट्रेस की, जो कि जब कोलैप्स होगा उस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें हमने एज्यूम करा कि एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है जो ऊपर वाली डायग्राम को और नीचे वाली डायग्राम को डिवाइड करी है, कंप्रेसिव जोन को और टेंसाइल जोन को डिवाइड करी है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और कंप्रेसिव जोन का जो हमारा सेंट्रॉइड होगा वो हो जाएगा y1 बार, और टेंसाइल जोन का सेंट्रॉइड कितने डिस्टेंस पे होगा, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से y2 बार की डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर्स की ही बात चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हमने निकालनी है, इसी डायग्राम की हेल्प से हमने कंप्रेसिव फोर्स निकाली है, जो कि हो जाएगी एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग, जितने एरिया पे वो एक्ट कर रही है। हमने यहाँ पे विड्थ जो है वो b मानी थी और डेप्थ d मानी थी, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रहेगी। अब ऊपर वाला एरिया सपोज मैं इसको 1 मान लेती हूँ और नीचे वाले को पोर्शन को हमने 2 मान लिया, ठीक है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो एरिया 1 और 2 को डिवाइड कर रहा है। एरिया 1 हमारा कंप्रेसिव जोन में है और एरिया 2 जो है वो टेंसाइल जोन में है। तो हमारी एवरेज स्ट्रेस यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम से देखें, हर एक मेंबर जो है कंप्रेसिव जोन में हम देख रहे हैं, हर एक फाइबर जो है वो स्ट्रेस्ड है, फुली स्ट्रेस्ड है, और सब पे सिग्मा वाई आ रही है। अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो भी सिग्मा वाई ही हमारी एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्ट्रेस आ गई सिग्मा वाई, जो कि हमारी यील्ड स्ट्रेस होगी, और एरिया जो है जिसपे वो एक्ट करिए वो A1 हो जाएगा, हमारा कंप्रेशन साइड का एरिया A1। फिर उसके बाद टेंसाइल फोर्स इसी तरीके से हम निकालेंगे, तो एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग, तो यहाँ पे ये सिग्मा वाई इंटू A2 हो गया हमारा टेंसाइल फोर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे टेंसाइल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको इक्वेट करेंगे तो सिग्मा वाई इंटू A1 इजक्वल्स टू सिग्मा वाई इंटू A2 आ गया। अब सिग्मा वाई और सिग्मा वाई दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से A1 इजक्वल्स टू A2 आ जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि जो हमारी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, जो हमने एज्यूम करी थी कि एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो डिवाइड क्या कर रही है, द होल क्रॉस सेक्शन इनटू इक्वल पार्ट्स। ये जो हमारी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे जो आपकी दिख रही है, ये पूरी सेक्शन को किस तरीके से डिवाइड कर दे रही है, ये इस पूरी सेक्शन को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब ये हो गया कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A/2। अगर हमारा टोटल एरिया A है तो A/2 हमारा A1 और A2 की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका मतलब भी ये हो जाएगा कि C और T जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स जो है, सिग्मा वाई इंटू A/2 हो जाएगी, क्योंकि A1 की वैल्यू A/2 है और A2 की वैल्यू भी A/2 है, तो सिग्मा वाई इंटू A/2 हमारे कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स आ गई, और ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये हमारी होगी। अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ था कि सिग्मा वाई और एफ वाई एक ही चीज है, ये हमारी यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारी कोलैप्स मोमेंट और प्लास्टिक मोमेंट हमारी फाइनली कैसे निकलेगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ हमने जो हमारा जो इनके दोनों के ये दोनों डायग्राम्स है, इसमें जो हमारा ये ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो डायग्राम की पोर्शन है, इसका जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, उसका डिस्टेंस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से वो हो जाएगा y1, और दूसरी वाली का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस y2 हो गया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y1 प्लस y2 इंटू ये y1 प्लस y2 क्या है, ये लीवर आर्म है, ये कंप्रेसिव फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स, और इसके बीच का लीवर आर्म हो गया y1 y2। लीवर आर्म इंटू हमारी फोर्स क्या हो जाते हैं, मोमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ये आगे सिग्मा वाई इंटू जेड पी हमारी होगी फोर्स। अब जेड पी क्या है, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा वाई पहले ही बता दिया मैंने कि एक ही चीज है। एफ वाई इंटू A/2 ये हमारी कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल फोर्स होगी थी, उसके साथ लीवर आर्म को मल्टीप्लाई करा तो हमें मोमेंट मिल गई, जो कि हमारी प्लास्टिक मोमेंट होगी। अब इसी को हम सिग्मा वाई इंटू जेड पी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिख रहे थे हर एक मोमेंट को। जैसे हमारी यील्ड मोमेंट थी, इसको हमने सिग्मा वाई इंटू जेड लिख दिया था, और जो कि सेक्शन मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करा। अब फ्लेक्सर मोमेंट जो थी, फ्लेक्सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वर्किंग मोमेंट आई थी हमारी, ये आ जाएगी सिग्मा इंटू जेड होगी, ठीक है। ये इसी फॉर्म में हमने इसको भी प्लास्टिक मोमेंट को भी हमने लिख दिया, सिग्मा वाई इंटू जेड पी। अब यहाँ पे
इसीलिए सिग्मा वाई और एफ वाई आपको पता है कि एक ही है, उसके सिवाय जो बचा हुआ जितना भी पोर्शन होगा वो जेड पी हो जाएगा। अब ये जेड पी क्या है, ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो गया। ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, इसको आपको पोलर सेक्शन मॉडुलस के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का इसी फॉर्मूला से फॉर्मूला निकलेगा, मतलब प्लास्टिक मोमेंट के फॉर्मूला से निकल जाएगा फॉर्मूला A/2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार। ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमें प्लास्टिक मोमेंट के बारे में पता चल चुका है, तो अब हम शेप फैक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। शेप फैक्टर क्या हो जाता है, प्लास्टिक मोमेंट अपॉन यील्ड मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट mp हो गया और यील्ड मोमेंट my हो गया, ठीक है। प्लास्टिक मोमेंट को सिग्मा y इंटू जेड पी लिख सकते हैं और यील्ड मोमेंट को सिग्मा y इंटू जेड लिख सकते हैं। तो सिग्मा वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा बच जाएगा शेप फैक्टर जेड पी अपॉन जेड, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन जेड। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इसको याद रखना है, ये पोलर सेक्शन मॉडुलस नहीं है, ठीक है। अब शेप फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, एम पी अपॉन एम वाई इज इक्वल्स टू जेड पी अपॉन जेड वाई। अब यहाँ पे ये चीज आपको पता ही है कि शेप जो हमारी एम पी जो है ना, हमारी प्लास्टिक मोमेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा यील्ड मोमेंट से ज्यादा आएगी, ठीक है। अगर इसकी मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब शेप फैक्टर की वैल्यू भी हमेशा ज्यादा आएगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। शेप फैक्टर जो है, अब यहाँ पे इसका यूज क्या है, ये क्यों हम फाइंड आउट करते हैं। शेप फैक्टर हमें बताता है स्ट्रेंथ बियॉन्ड यील्डिंग, मतलब यील्डिंग जब हो रही है उसके बाद कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब कि जब क्रैक्स जस्ट डेवलप होना शुरू हुए हैं उसके बाद भी कितनी देर तक हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी, कोलैप्स तक हमारी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, उसके बाद जो रिजर्व स्ट्रेंथ है वो कितनी है एक मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये हमारी रिजर्व स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब हमारी एक और चीज आपको बता दूं कि शेप फैक्टर जो है वो जेड पी अपॉन जेड होता है। अब जेड पी की जो वैल्यू थी, हमने पहले क्या देखी थी, जेड पी का फॉर्मूला क्या था, A/2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार। ए हो गया हमारा एरिया और जेड y1 और y2 जो होगा हमारा सी जी का डिस्टेंस हो जाता है, और जेड जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्शन मॉडुलस है। मतलब ये भी जो है शेप फैक्टर जो है वो किसी चीज का जो शेप होगा, मतलब हमारी जो बीम है, सपोज वो ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर इस तरीके से है, तो उसके ऊपर ही शेप फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारी शेप फैक्टर की वैल्यू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर होगी, ये डिपेंडेंट होती है क्रॉस सेक्शन पे सिर्फ, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगी तो शेप फैक्टर की वैल्यू 1.5 होगी, सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7 होगी, डायमंड सेक्शन के लिए हमारी हो जाएगी या फिर रोम्बस सेक्शन के लिए 2 हो जाएगी, स्क्वायर सेक्शन के लिए भी 1.5 होगी, ठीक है। आई सेक्शन के लिए भी 1.5 हो जाएगी, डायमंड सेक्शन के लिए हमने बात करी 2 हो जाएगी, ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए 2.34 हो जाती है जो कि लार्जेस्ट होती है। अगर हमारे पास थिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो 4 अपॉन पाई यानी कि 1.25 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और आई सेक्शन तीनों की सेम होती है 1.5, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं तो सबसे पहले आती है ट्राइंगुलर, फिर उसके बाद डायमंड सेक्शन, फिर सर्कुलर, फिर एच या फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन, फिर उसके बाद थिन सर्कुलर सेक्शन, फिर आई सेक्शन। सबसे कम इसकी होती है 1.1 से लेके 1.2 के बीच में हो सकती है आई सेक्शन की। यहाँ पे आई सेक्शन की 1.5 मतलब 1.5 नहीं होती है, ये 1.1 से लेके 1.2 के बीच में होती है, ठीक है। ये गलत लिख दिया गया, 1.5 नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग, यील्ड स्ट्रेस की जगह अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे ब्रिटल मटेरियल के लिए हो गया, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए हो गया। अब यहाँ पे इसके सिवाय जो टर्म्स है, इसके सिवाय हमारे पास आ जाता है एक लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर हो जाएगा प्लास्टिक मोमेंट अपॉन वर्किंग मोमेंट, मतलब कि इसका फॉर्मूला है एम पी अपॉन एम। अब यहाँ पे एक चीज देखो, शेप फैक्टर के लिए हमने क्या डिस्कस करा था, शेप फैक्टर क्या होता है, एम पी अपॉन एम वाई, प्लास्टिक मोमेंट अपॉन यील्ड मोमेंट। और यहाँ पे लोड फैक्टर क्या है, प्लास्टिक मोमेंट अपॉन वर्किंग मोमेंट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब प्लास्टिक मोमेंट को एफ वाई इंटू जेड पी लिख सकते हैं, वर्किंग मोमेंट को एफ वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
इसका मतलब कि यहाँ पे एफ वाई अपॉन जेड जो एफ वाई अपॉन एफ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है फॉर द डक्टाइल मटेरियल। तो ये आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जेड पी अपॉन जेड भी हमने बात कर ली है कि ये शेप फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जब हम एम पी अपॉन एम वाई लिखते हैं फिर उसके बाद उसमें से सिग्मा वाई दोनों में से कैंसिल कर देंगे, तो जेड पी अपॉन जेड हमारा शेप फैक्टर आ जाता है। तो ये हमारा लोड फैक्टर हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर। अब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ग्रेटर देन वन होता है, शेप फैक्टर भी ग्रेटर देन वन होता है। इसका मतलब लोड फैक्टर जो होगा ये भी हमेशा ग्रेटर देन वन ही होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया लोड फैक्टर के बारे में। अब लोड फैक्टर हमने देखा कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमने देखा है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए था। ठीक है, तो लोड फैक्टर डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। इसके सिवाय हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ माइनस वन। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ माइनस वन, वर्किंग स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस माइनस वन, जो कि हमारे पास था ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस वन, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये ब्रिटल मटेरियल के लिए सिर्फ वैलिड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब हम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास इस तरीके से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर पॉइंट लोड आ रहा है, अब इस चीज से क्या होगा, लोड की वजह से जो हमारी बीम है वो डिफ्लेक्ट करेगी, एक कर्वेचर सा फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये कर्वेचर बन रहा है, हमारा लोड सपोज यील्डिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यील्डिंग जब होती है यील्ड स्ट्रेस से कम ही आ रही है, मतलब लोड जो है ये पी वाई क्या हो जाएगा, जब यील्डिंग होती है उस टाइम पे यील्ड स्ट्रेस जब आ जाती है उस टाइम पे जितना लोड आ जाता है उसको हमने पी वाई लिख दिया हुआ है, उससे कम लोड लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यील्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो इतना लोड लगा है और कुछ एक कर्वेचर आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोड को इंक्रीज करते हैं, यील्डिंग से ज्यादा का हमने लोड लगा दिया, लेकिन हमने कोलैप्स से कम का लगाया, मतलब अभी कोलैप्स नहीं हो रहा लेकिन यील्डिंग से ज्यादा का लोड लग गया। ठीक है, तो इस टाइम पे फिर से लोड जो है जैसे ही हमने इंक्रीज करा तो हमारा कर्वेचर और इंक्रीज करेगा। ठीक है, हमारा कर्वेचर इंक्रीज करेगा, कोलैप्स लेकिन नहीं होगा यहाँ पे। तो हिंज भी होगी जो होगी ना वो डेवलप नहीं होगी, जब कोलैप्स होगा उसी टाइम पे हिंज डेवलप होगी, तो यहाँ पे कोलैप्स नहीं हो रहा। लोड ज्यादा से ज्यादा हम कोलैप्स लोड के बराबर कर सकते हैं, सपोज हमने कोलैप्स लोड के बराबर लोड कर दिया, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा कर्वेचर जो होगा वो इन्फिनाइट चला जाएगा, और यहाँ पे प्लास्टिक हिंज की डेवलपमेंट हो जाएगी। प्लास्टिक हिंज का डेवलपमेंट मतलब कि इस तरीके से जो कर्वेचर था पहले वो इस तरीके से था, अब वो इस तरीके का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का यही मतलब होता है कि हमारा कर्वेचर इन्फिनाइट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब इस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हुई इस पॉइंट पे, जिसकी वजह से ये इस तरीके से कोलैप्स हो गई बीम हमारी। अब यहाँ पे स्ट्रेस की वेरिएशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस की वेरिएशन पहले इस तरीके की होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे कुछ एक फाइबर्स जो है वो स्ट्रेस होने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद सारे ही फाइबर्स स्ट्रेस हो जाएंगे। उस पॉइंट पे यहाँ पे अब हम y की बात कर लेते हैं। y जो हमने m अपॉन आई इज इक्वल्स टू जो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर जो हमारा फ्लेक्चर फॉर्मूला उसके बारे में डिस्कस करा हुआ है, तो यहाँ पे y वही हो जाता है न्यूट्रल एक्सिस से जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है ना, या फिर जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, अगर किसी बीम के किसी एक पॉइंट पे हम स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं तो न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस होता है वो वाई हो जाता है। ठीक है, अगर हम जनरली सॉम में या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आती है, और मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए हमें वाई मैक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वाई मैक्स जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो सबसे दूर वाला जो फाइबर है उसका वाई मैक्स की वैल्यू उसकी हम निकालते हैं। बट जब हमारे पास ये जब लोड कोलैप्स लोड और यील्डिंग लोड से के बीच में है, तो यहाँ पे y की वैल्यू देखो आप, यहाँ पे ये जो y है ये हमारा जो y है ये कौन सा y है, ये हमें बता रहा है कि किस पॉइंट तक हमारा जो स्ट्रेस नहीं आई है, मतलब यील्ड स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है, इतने पॉइंट तक हमारा इलास्टिक कोर है ये, इस पोर्शन को हम इलास्टिक कोर बोल सकते हैं। इलास्टिक कोर मतलब यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आई है, मतलब प्लास्टिक जोन यहाँ पे यील्डिंग जोन जो है वो यहाँ पे नहीं आया, इसको हम इलास्टिक कोर बोल देंगे, ये वाई है। और यही इलास्टिक कोर जो है वो जीरो हो जाएगा
हमारे जब जो पॉइंट लोड जो है हमारा कोलैप्स लोड के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे इलास्टिक कोर हमारा जीरो हो जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज, और दूसरी चीज की कर्वेचर जो है वो हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा जैसे ही प्लास्टिक मोमेंट पे हम पहुंचते हैं। ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत इसका आइडिया रखना है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, अब इसके लिए हम निकाल सकते हैं ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। तो उसके लिए निकालेंगे जब हम, तो हमें पता चलेगा कि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, टॉप से यहाँ पे जो H1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी h/√2, और जो हमारा बेस है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, b1 इंटू b1 हो जाएगा b/√2, ठीक है। इस तरीके से सिंपली आप याद रख सकते हो कि ऊपर वाला जो हमारा ट्राइंगल है छोटा, इस तरीके से आपको दिख रहा है, इसकी डायमेंशंस हम निकालनी होती है, ये हम याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको कैसे निकाला जाता है, सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से हमने निकालना है, और हमारा जो सेक्शन मॉडुलस, जो हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, उसकी हेल्प से हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमारी डायमेंशंस होगी, ठीक है। अब हमारी आ जाती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। मैकेनिज्म कोलैप्स हो जाता है इन केस ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, और अनस्टेबिलिटी हो जाती है इन केस ऑफ इलास्टिक एनालिसिस। इलास्टिक एनालिसिस में अनस्टेबिलिटी इज मैकेनिज्म, और प्लास्टिक एनालिसिस में सिंपली कोलैप्स हो जाता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हिंजेस रिक्वायर्ड टू मेक अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अगर एक स्ट्रक्चर को हमें डिटर्मिनेट करना है तो उसके लिए कितनी हिंजेस हमें लगानी होगी, ये ds, मतलब कि हमारी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बराबर की हिंजेस लगा दी तो स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हमें उस स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बना के अनस्टेबल हमने बनाना है, तो कैसे हम बना सकते हैं, अगर उससे एक ज्यादा हम हिंज लगा देंगे तो स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ये आगे अन स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी +1, जो कि अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की हमें मिल जाएगी इससे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रोल क्या है, क्यों हम कर रहे हैं कि ds+1 की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ हिंजेस चाहिए ताकि अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमें पता चले। मतलब हमें लास्ट जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारी कितना हमारा लोड आएगा, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ हिंजेस निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम प्लास्टिक मोमेंट निकालते हैं, और प्लास्टिक मोमेंट किस पॉइंट पे प्लास्टिक मोमेंट डेवलप होगी, कितना हमारा लोड, कितना हमने मैक्सिमम कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमें अनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की आएगी, वो हम निकालना होता है, वो हमारा मोटिव होता है यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस में सिंपली, ठीक है। लोड कितना आएगा जिसके बाद हमारी प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगी और फिर हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ये हमारा प्लास्टिक एनालिसिस में एम होता है। यहाँ पे क्या क्या प्लास्टिक एनालिसिस में कंडीशंस जो हमें सेटिस्फाई करनी है, सबसे पहली आ जाती है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हमें पता है कि 2D और 2D में 3 होती है और 3D में 6 होती है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमें ज़रूरी होती है, मतलब इस ये हमें करनी ही करनी पड़ेगी सेटिस्फाई। बाकी जो दो कंडीशंस है उन दोनों में से कोई एक कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन ये हमें जरूरी होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दूसरा है मैकेनिज्म कंडीशन, एट कोलैप्स सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर मैकेनिज्म। इतनी हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस होनी चाहिए ताकि मैकेनिज्म डेवलप हो पाए, यानी कि कोलैप्स हो पाए, ठीक है। तो वो हमारी हो गई मैकेनिज्म कंडीशन। यील्ड कंडीशन उसके बाद तीसरी आ जाती है। यील्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी मोमेंट होगी वो प्लास्टिक मोमेंट से, जो हमारी मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो प्लास्टिक मोमेंट से कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं, एक हो जाता है मैकेनिज्म और इक्विलिब्रियम। अगर जो हमारी पहला केस है काइनेमेटिक का केस, यहाँ पे अगर मैकेनिज्म और इक्विलिब्रियम जो है इक्वेशन है, इन दोनों को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट केस सेटिस्फाई करता है, इट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन, और इसके अकॉर्डिंग इसको अपर बाउंड थ्योरम बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कोलैप्स लोड निकल के आएगा ना, जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा जो एक्चुअल कोलैप्स लोड होगा उससे हमेशा ग्रेटर वैल्यू हमें मिलेगी अपर बाउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारे पास है इक्विलिब्रियम और यील्ड कंडीशन, ये दोनों को सेटिस्फाई करती है लोअर बाउंड थ्योरम, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोलैप्स जो लोड है जो कि हमने कैलकुलेट करा वो हमेशा लेस देन होगा, हमारा जो एक्चुअली कोलैप्स लोड होने वाला उससे हमेशा लेस देन वैल्यू आएगी यहाँ पे, और इसको हम स्टैटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोलैप्स लोड जो होगा
एक केस में ग्रेटर होगा देन द एक्चुअल कोलैप्स लोड, तो हम उसको अपर बाउंड कंडीशन बोलेंगे या थ्योरम बोलेंगे। एक केस जो होगा जिसमें कोलैप्स लोड जो कैलकुलेट करा जाएगा वो हमेशा लेस देन होगा और इक्वल टू होगा द कोलैप्स लोड जो कि आने वाला है, तो इसको हम लोअर बाउंड कंडीशन बोल देंगे, थ्योरम बोल देंगे। ठीक है। अब जो प्लास्टिक हिंज है ना उसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, उसके बाद कोलैप्स होगा। प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ डेवलप हो सकती है ये हमें जानना होगा। फर्स्ट हमारे पास केस है कि अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जहाँ पे लोकेशन होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन पे प्लास्टिक हिंज कैन बी डेवलप्ड। ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा कहाँ पे डेवलप हो सकती है, एट फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट पे डबल डेवलप हो सकती है, और रिजिड जॉइंट पे डेवलप हो सकती है। रिजिड जॉइंट जैसे ये हमारे पास एक इस तरीके से फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम ये हो गया और इस पे ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे डेवलप हो सकती है। रिजिड जॉइंट क्या हो गया, ये जो जॉइंट्स है इन पे डेवलप हो सकती है। रिजिड जॉइंट वो हो गया जहाँ पे कोई भी जो मतलब इस तरीके से वो रिजिडली एक्ट करता है कि वो दो मेंबर्स को इस तरीके से कनेक्ट करता है कि दो मेंबर एक यूनिट की तरह ही फॉर्म करेंगे। जिस दो मेंबर्स के साथ वो कनेक्टेड है, जितने भी मेंबर्स के साथ वो कनेक्टेड है, पूरा कंप्लीट एक यूनिट की तरह वो वर्क करते हैं, तो उसको हम रिजिड जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो अंडर पॉइंट लोड जो होगा इन सपोर्टेड स्पैन। सपोर्टेड स्पैन जो होगा, जो स्पैन होगा, सिंपली सपोर्टेड स्पैन हो चाहे जो भी हो, यहाँ पे पॉइंट लोड आएगा ना उसके नीचे उस पॉइंट पे ये डेवलप हो सकती है प्लास्टिक हिंज। ठीक है। एंड्स पे नहीं होना चाहिए, अगर एंड पे पॉइंट लोड लगा वो उसके नीचे नहीं आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद वेन एवर द क्रॉस सेक्शन चेंजेस, जब भी क्रॉस सेक्शन चेंज होगी, हमें ये चीज जो है आई अगर डिफरेंट दिया हुआ है, सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें अलग दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हमारी सेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए हमें अलग अलग दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जहाँ पे सेक्शन चेंज हो रही है, क्रॉस सेक्शन हमारी चेंज हो रही होगी, उस पॉइंट पे हमारा प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकती है। फिफ्थ केस हो जाता है व्हेन द मटेरियल चेंजेस, अगर हमारा मटेरियल चेंज हो रहा है। मटेरियल चेंज होने का पता कैसे चलेगा, हमारी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अलग दे रखी होगी, जिस पॉइंट पे अलग जो चेंज होती है सडनली, जहाँ पे चेंज होगी उस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकती है। ये 5 केसेस हो गए इसकी डेवलपमेंट के। और यहाँ पे ऑर्डिनरी हिंज जो है वो हमारी क्या होती है, वो प्लास्टिक हिंज नहीं होती है। जैसे हम फर्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम लोग प्लास्टिक हिंजेस जो है जहाँ पे डेवलप हो रही है वहाँ पे डेवलप करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी जो लोड होगा, मैक्सिमम जो लोड जिसके बाद प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रही है वो लोड हम निकालेंगे। ठीक है। तो एक केस मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, उसके सिवाय बाकी सारे के आंसर्स मैं बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये सारे फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो इसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रही हूँ। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम यहाँ पे लगा रही है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन जो है ना, उनका हम मैग्नीट्यूड को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये हमारा लोड। हमें लोड निकालना है, यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें निकालना है लोड जिससे हमारा कोलैप्स होने वाला है। ठीक है। अब हमारे पास ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे लोड वर्टिकल लगा है। अब हमने यहाँ पे निकालनी है डीएस यानी कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। वो कैसे निकलती है, आर माइनस एस या फिर आर माइनस ई। आर हमारी हो जाती है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, हम नंबर ऑफ रिएक्शंस आर हो जाती है। यहाँ पे दो रिएक्शंस आएंगी क्योंकि वर्टिकल लोड लगा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आई, इसलिए 2 होगी हमारी नंबर ऑफ रिएक्शंस। और फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 2 हो जाएंगी क्योंकि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 0 होगी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। नंबर ऑफ हिंजेस टू मेक द स्ट्रक्चर अनस्टेबल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ds प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 इतनी नंबर ऑफ हिंजेस, 1 हिंज इज रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रक्चर अनस्टेबल। सिर्फ एक हिंज की जरूरत पड़ेगी और ये स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब यहाँ पे हिंज कहाँ पे डेवलप हो सकती है उसके भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया कि कहाँ कहाँ डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसके नीचे हिंज डेवलप हो सकती है। इसके सिवाय अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख लें तो हमारी यहाँ पे PL/4 जो है वो इस तरीके से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गई, और ये इसी पॉइंट पे आती है जहाँ पे हमारा पॉइंट लोड लगा है, तो हमारी इसी पॉइंट पे हिंज डेवलप होगी। ठीक है। अगर हमारी जैसे सपोज ये हिंज डेवलप हो गई,
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोडिंग देखें तो P/2 हमारी रिएक्शंस आ गई दोनों साइड से। P/2 रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे ये P लोड है, इसका हाफ हो जाएगा P/2। सपोज यहाँ पे ये P/2 आ गया इस साइड पे और दूसरे वाली साइड पे भी P/2 आ गया। इसकी वजह से क्या किया, क्या हुआ, ये P/2 अपवर्ड और ये P/2 डाउनवर्ड, जिसकी वजह से एक कपल जनरेट होगा। कपल इस तरीके से जनरेट होगा जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ बीम आएगी हमारी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और इतना पोर्शन जो होगा वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा इधर वाले कपल की वजह से, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्ट कर रही है, जितना यहाँ से जो एंगल जो है वो फॉर्मेशन होगा उसके ऑपोजिट ये डिफ्लेक्ट करिए, ठीक है। इसका हमने डायरेक्शन ऑलरेडी इस कपल की हेल्प से देख लिया कि इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोमेंट आएगी एम पी दोनों साइड आ गई मोमेंट, ठीक है। अब ये जो मोमेंट है, अब यहाँ पे ये मोमेंट आ गई, अब हमें लगाना है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का पहले तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगी डेल्टा। वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल लगा देना। वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे लोड इनटू जितना उसकी डायरेक्शन में लोड जिस जिस डायरेक्शन में आया उसी की डायरेक्शन में जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इंटरनल वर्क डन से पहले हम डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, हमें डिफ्लेक्शन अगर फाइंड आउट करनी हो, ये थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया, दोनों थीटा बराबर है क्योंकि ये L/2 के डिस्टेंस पे है दोनों, ठीक है। तो दोनों थीटा यहाँ पे बराबर है। अगर हम tan थीटा निकाले, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा और अपॉन बेस L/2। तो यहाँ से डेल्टा हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू L/2। अब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम थीटा इंटू L/2 इसको सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन हमारी थीटा इंटू L/2 हो जाएगी, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हमारी जो इंटरनल वर्क डन हो जाएगा वो आ जाएगा मोमेंट इंटू डिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन, MP इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस MP थीटा, दो बार है तो इसलिए MP थीटा प्लस MP थीटा, ये हमारा इंटरनल वर्क डन आ गया, ठीक है। ये इंटरनल वर्क डन आ गया। अब यहाँ पे हम डेल्टा जो डिफ्लेक्शन आई है उसको हम प्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा P थीटा L/2 और इसको हमारे इक्वेट करा हमने 2MP थीटा से। तो यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, इसका मतलब एम हमारा हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लोड निकालना है। जिस पॉइंट पे कोलैप्स आएगा हमारा कोलैप्स लोड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 MP/L, ये हमारा कोलैप्स लोड निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे प्रोसीजर से हम निकाल सकते हैं हमारे कोलैप्स लोड की वैल्यू। तो कोलैप्स लोड जो है, कोलैप्स लोड जो होगा हमारा अलग अलग केसेस में अलग आएगा। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड इस पे लगा हुआ तो कोलैप्स लोड हो गया 4 MP/L जो हमने देख लिया। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा होगा तो कोलैप्स लोड हो जाएगा 8 MP/L। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन लिखा है ना, यहाँ पे हम जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा ना, लोड इंटू डिफ्लेक्शन की जगह यहाँ पे पूरा एरिया हम जो होगा वो लिखेंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन इंटू पूरा L, हाफ इंटू डेल्टा इंटू 1/L, ये पूरा एरिया हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट केस हो जाता है अगर हमारा पॉइंट लोड जो है वो हमारा सेंटर पे नहीं है और कहीं पे अलग दो पॉइंट्स पे है, ठीक है, अलग पॉइंट पे है। तो यहाँ से सपोज हमने लेफ्ट हैंड से उसको A डिस्टेंस पे माना, राइट हैंड से हमने B डिस्टेंस पे माना, तो हमारा जो कोलैप्स लोड होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे कोलैप्स लोड है, ये MP/L/AB हो जाएगा। MP क्या है, प्लास्टिक मोमेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास फिक्स बीम है तो इसके लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू, पॉइंट लोड होगा तो 8 MP हो गया, 8 MP/L हो गया। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो 16 MP/L² हो गया। अगर हमारे पास लोड जो है वो डिफरेंट किसी लोड पोजीशन पे है सेंटर पे होने की बजाय, तो ये हो जाएगा 2 MP/L/AB। इसके सिवाय ये दो और केसेस है, यहाँ पे हमारा जो लोड होगा प्रॉप कैंटिलीवर के केस पे, अगर पॉइंट लोड है सेंटर पे तो ये आ जाएगा 6 MP/L। और अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है प्रॉप के केस में तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11.65 MP/L²। ये हमारा लोड आ जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी वजह से कोलैप्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा ये किस पॉइंट पे लगा होगा, यहाँ पे
सबसे यहाँ पे जो हिंज जो होगी यहाँ पे किस पॉइंट पे डेवलप होगी ये भी आप याद रख सकते हो। प्रॉप कैंटिलीवर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब लोड लगता है तो प्रॉप से इसका डिस्टेंस, हिंज का डिस्टेंस 0.414 एल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। मतलब ये एक हिंज का डिस्टेंस है, दूसरी वाली हिंज के लिए तो फिक्स एंड है ही है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास फॉर अ कॉन्टिन्यूस बीम इफ लोड इज एक्टिंग ओनली डाउनवर्ड, अगर हम कॉन्टिन्यूस बीम के लिए निकाल रहे हैं और लोड सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक तो ये केस हो सकता है कि लोड डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है, तो हम जो है अलग से उसके लिए पूरा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मतलब हम अलग अलग पोजिशन पे हिंजेस जो है वो निकालेंगे और लोड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा लोड सिर्फ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो हमारी कोलैप्स मैकेनिज्म जो होगी डिपेंड्स ऑन द कोलैप्स ऑफ इंडिविजुअल स्पैन। फिर हमें हर एक इंडिविजुअल स्पैन का जो कोलैप्स होगा वो देखना होगा और उसके ऊपर ही हमारी कोलैप्स मैकेनिज्म डिपेंड करेगी। फिर प्लास्टिक हिंज की लेंथ आ जाती है। प्लास्टिक हिंज लेंथ क्या हो जाती है? जोन ऑफ यील्डिंग जो है, यील्डिंग का जोन कौन सा है? यहाँ पे हमारी पहले मोमेंट आई, लोडिंग वगैरह आई जिसकी वजह से मोमेंट आई, M1 हमने मान ली। फिर उसके बाद यील्ड जब स्ट्रेस जो है वो आती है उस पॉइंट पे मोमेंट My हमने मान ली। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और स्ट्रेस करा, फाइबर्स और थोड़े स्ट्रेस हुए, लोडिंग और ज्यादा अप्लाई करी जिसकी वजह से फाइबर थोड़े और स्ट्रेस हुए, तो My1 हमारी जो है मोमेंट आई। जब जिस पॉइंट पे कोलैप्स हो जाएगा ना वो MP हो जाएगी हमारी मोमेंट, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो मतलब ये My जो यहाँ पे यील्ड मोमेंट आई थी उस टाइम से लेके प्लास्टिक मोमेंट तक का जो बीच में फेस है ना, उस पॉइंट को हम, उस फेस को हम बोलेंगे प्लास्टिक हिंज लेंथ। उसको जोन ऑफ यील्डिंग बोल सकते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक जोन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और कंसंट्रेटेड लोड उसमें लगा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में ये L/3 हो जाएगा। आई सेक्शन के केस में 0.107 L हो जाएगा हमारा प्लास्टिक हिंज की लेंथ। अगर हमारे पास एक इस तरीके से एक कैंटिलीवर बीम है और हमारा कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है फ्री एंड पे, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पे हमारा जो प्लास्टिक हिंज लेंथ होगी वो L/3 हो जाएगी। आई सेक्शन के लिए 0.107 L हो जाएगी, ठीक है, सेम ही होगी पहले जैसी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है और उसके एंड पे, फ्री एंड पे मोमेंट लगी हुई है ना, तो प्लास्टिक हिंज लेंथ जो है वो पूरी लेंथ के बराबर होगी, चाहे कोई भी हमारी क्रॉस सेक्शन हो, पूरी लेंथ के बराबर होगी। और तीसरा केस ये है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमारे पास यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा लगा हुआ है, तो हमारी रेक्टेंगुलर बीम के लिए L/√3 हमारी हो जाएगी प्लास्टिक हिंज लेंथ। इसके बाद हमारा है प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम के प्लास्टिक एनालिसिस जो है वो 3 मैकेनिज्म से यहाँ पे हो सकती है। पहली मैकेनिज्म आती है बीम मैकेनिज्म, जहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म्ड ओनली वन मेंबर, कॉलम या फिर बीम। बीम मैकेनिज्म इसका नाम है, लेकिन कॉलम या बीम दोनों में से किसी एक पे मैकेनिज्म बनेगी तो हम उसको बोलेंगे बीम मैकेनिज्म। स्वे मैकेनिज्म जो है इसमें हम फॉर्म टू लेफ्ट और टू राइट, मतलब यहाँ पे स्वे जो होगा, जैसे हमारे पास सपोज ये एक कैंटिलीवर, सपोज ये एक फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लोड लगाया W, ठीक है, तो इस तरफ ये स्वे करेगा, ठीक है, एक इस पॉइंट पे ये स्वे करेगा। इसका मतलब ये स्वे लेफ्ट हो सकती है या फिर राइट हो सकती है, किसी भी एक साइड पे ये स्वे कर सकती है, ठीक है। फिर तीसरा, यहाँ पे तीसरा केस ये हो सकता है बोथ ये जो पहले दोनों है, पहले तो ये दोनों जो बीम मैकेनिज्म और स्वे मैकेनिज्म है दोनों ही इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोड, और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हो जाते हैं दोनों ही, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल लोड हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंबाइन मैकेनिज्म आ जाती है। कंबाइन मैकेनिज्म में बीम और स्वे मैकेनिज्म दोनों को कंबाइन कर दिया गया। और यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर लोडिंग जो है वो राइट साइड से, हमें लेफ्ट साइड से अगर लोडिंग आ रही है हॉरिजॉन्टली, तो हमारी हिंज जो होगी वो बी पॉइंट पे डेवलप नहीं होगी। ए सपोज हमारा ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे लोड आ रहा है उस पॉइंट पे हिंज जो होगी वो नहीं आएगी। अगर ये लोड जो है वो लेफ्ट साइड, राइट साइड से हो रहा होता है, इस तरीके से आ रहा होता, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे लोडिंग आ रही है उस पॉइंट पे हमारी हिंज नहीं डेवलप होनी थी, ठीक है। ये हमारा केस हो गया। इसके सिवाय हमारी जो है एक गैबल मैकेनिज्म भी होती है, जो कि बोथ कॉलम मूव्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों ही कॉलम्स जो होंगे, जैसे हमारे पास सपोज ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे W लोड लग गया, तो ये दोनों ही कॉलम्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे,
ठीक है, इस तरीके से ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको हम गैबल मैकेनिज्म बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज हमने पहले भी डिस्कस करी हो कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है ds+1। ठीक है, जैसे ये नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस के बारे में हमने डिस्कस करा था, वैसे ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इन द पोर्टल फ्रेम कितनी हो जाएगी, n-ds। अब n यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ पोजीशंस फॉर द हिंजेस, हिंजेस की डेवलपमेंट के लिए n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ हिंज डेवलपमेंट, हिंज डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी हिंज डेवलपमेंट की पोजीशन या फिर लोकेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, वो हमारी हो जाएगी n की वैल्यू, और n-ds जो हमारे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, जब हम माइनस करेंगे तो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी आ सकती है पोर्टल फ्रेम में, वो हमें पता चल जाएगी। Here remember that independent mechanism is only two। ये चीज आपको याद रखनी है कि बीम मैकेनिज्म और जो हमारी स्वे मैकेनिज्म थी, ये हमारी सिर्फ दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म थी।